नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? अगस्त्य इंटरनेशनल स्कूल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अगले तास में हमने जो प्रथम चैप्टर पूर्ण किया था, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, आज हमने दूसरे चैप्टर की ओर हम चलेंगे। तो दूसरा चैप्टर एक कहानी है और कहानी जो प्रेरक है, जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिलता है, वैसी प्रेरक कहानी है। आपने बचपन में कई तरह तरह की कहानियाँ सुनी होगी, जो अपने घर के बुजुर्ग, अपने दादा दादी या मम्मी पापा से आपने कहानी सीखी होगी। तो आज वैसी ही एक कहानी है और इस कहानी में आज के समय के जो बुजुर्ग है, जो वृद्धजन है, उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। उन पर हमें दया आती है, वैसा उनके करुण भाव, उनका दुख, उनका आर्तनाद की ओर हमारा ध्यान दौड़ा है। तो इस कहानी के लेखक है प्रेमचंद जी। तो प्रेमचंद जी के बारे में हम पहले उनका अध्ययन करेंगे और बाद में हमारी कहानी की ओर जाएंगे। तो बुढ़ी काकी, प्रकरण का नाम क्या है? बुढ़ी काकी। जो यह प्रकरण से ही आप, इस कहानी से ही आप, उनके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो बराबर है। अब बुढ़ी काकी कहानी के लेखक प्रेमचंद जी है। तो प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी निकट लम्ही नाम के गांव में हुआ था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के वाराणसी निकट लम्ही नाम के गांव में हुआ था। कब? तो 1880 में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1936 में प्रेमचंद जी की मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद जी जिनका मूल नाम धनपत राय है। तो प्रेमचंद जी ने कई तरह तरह के साहित्य का सर्जन किया। पहले वह स्कूल में और बाद में शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे। और स्वाधीनता के आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। जो प्रेमचंद जी है, जिनका मूल नाम धनपत राय है, जो धनपत राय यानी प्रेमचंद जी है, उन्होंने अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए कई तरह के साहित्य की रचना की है। तो स्वाधीनता आंदोलन, भारत में जब स्वाधीनता के आंदोलन शुरू हुई, तो उस आंदोलन में जुड़ने के कारण उन्होंने अपनी जो स्कूल में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर की जो भूमिका थी, जो उनकी नौकरी थी, वह उन्होंने उनका त्याग किया और लेखन की ओर मुड़े। प्रेमचंद जी सिर्फ हिंदी का ही नहीं, समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व थे। इनके कारण इन्होंने कई सारी कहानियाँ, कई उपन्यास, कई नाटक, कई निबंध लिखे। जो अपने मन में जो कुछ अच्छे विचार आए, जो वो हमारे तक यानी कि जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने यह सब लिखने का शुरू किया। तो आपको यह पता चलना होगा, यह याद रखना होगा कि प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब। तो प्रेमचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी निकट लम्ही नाम के गांव में हुआ था। और कब? तो 1880 में। उनकी निधन कब हुई? तो 1936 में। और वह क्या करते थे? तो वह पहले स्कूल में अध्यापक और बाद में शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे। और स्वाधीनता के आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी जो सरकारी नौकरी है वह छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। और वह समग्र भारतीय भाषाओं के महान व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए नाटक, निबंध, उपन्यास और कहानी लिखना शुरू कर दिया। तो उनकी कुछ कहानी है, कुछ उपन्यास है, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो
उपन्यास का अर्थ होता है, गुजराती में उपन्यास को हम नवलकथा कहते हैं। जो बड़ी कहानी है उसे उपन्यास कहा जाता है। तो उनके उपन्यास है गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान ने मंगलसूत्र। आपको यह पूछा जाए कि प्रेमाश्रम किसकी कृति है तो आप बता सकते हैं कि प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वह प्रेमचंद जी का है। तो फिर से एक बार, गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान और मंगलसूत्र, ये सब उनके प्रेमचंद जी के उपन्यास है। और प्रेमचंद जी ने जो कहानी संग्रह दिया है उनका नाम है मानसरोवर। तो मानसरोवर ऐसी कहानी संग्रह है जिसमें 8 भाग है। इस कहानी के 8 भाग है और 300 से अधिक कहानियां हैं। जो एक ऐसा पुस्तक, ऐसी किताब जिनमें कई सारी कहानियां होती है उनको कहानी संग्रह कहा जाता है। तो इस कहानी संग्रह का नाम क्या है? मानसरोवर। इसमें कितने भाग है? तो इसमें 8 भाग है। इसमें कितनी कहानियां हैं? मानसरोवर में कितनी कहानियां हैं? तो 300 से अधिक कहानियां हैं। अब उन्होंने नाटक भी लिखे थे। नाटक का नाम प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम, कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग। यह उनके पहले नाटक थे प्रेम की वेदी और करबला और संग्राम। यह उनके नाटक, प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम, उनके नाटक, उनके निबंध। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग। जो कलम और तलवार है वह आपके पहले 10वीं कक्षा के टेक्स्ट बुक में जो यह कविता आती थी करीब 5-7 साल पहले, तो यह कविता थी। तो अब प्रेमचंद जी का यहाँ पे निबंध भी उस नाम से लिखा, कलम और तलवार। कलम बोले तो पेन और तलवार को तो आपने देखा ही है, बराबर। तो यह उनके निबंध है, कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग। और इस कहानी में प्रेमचंद जी ने हमारा ध्यान समाज के कुछ वृद्धजन है, कुछ दयनीय वृद्धों है, उनकी स्थिति की ओर आकर्षित किया है। जो हमारे समाज में कितने ही इतने इस तरह के वृद्ध है जो असहाय है, जो बेबस है, जिनको पूरी तरह से जिनका ख्याल रखना चाहिए वह नहीं रख सकते। इसीलिए ऐसे वृद्धजनों का वर्णन यहाँ पे किया है। ऐसी एक कहानी है। तो प्रेमचंद जी ने जो बुढ़ी काकी नाम के कहानी लिखी है इस कहानी में ऐसा है कि जो बुढ़ी काकी जो वृद्धा है उनके परिवार में कोई है नहीं और उन्होंने अपनी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी और भतीजे ने पहले जितने वादे किए थे वह पूरा नहीं कर सकता। तो आज कई सारे वृद्धाश्रम है, उसमें बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता को वहाँ पे छोड़ जाते हैं। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जन्मदात्री, हमारी माता हमारी जन्मदात्री है। हमारे पिता ने भी हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो हम क्यों ऐसा व्यवहार करते हैं? इसलिए ऐसे हमने कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वृद्धाश्रम में वृद्धों की संख्या घटती जाए। क्यों? तो हमें हमारे माता पिता का उनके वृद्धावस्था में अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भगवान है जिन्होंने हमें इस धरती पे जन्म दिया है। तो आज हम इस ऐसी ही प्रेरक कहानी के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन करता हुआ है, यानी कि जो बुढ़ापा है वो फिर से ही एक बार बचपन लौटाने का जैसा ही है। जैसे कि बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको भी बच्चों के तरह ही विचार आते हैं। उनकी इच्छा भी बच्चों की तरह ही होती है कि उसे कुछ मिले, उसे कुछ खाना पीना मिले, उसे कुछ कहाँ पे घूमने जाए और सब लोग उसे प्रेम से बुलाए। ऐसे सब
विचार उन वृद्धजनों के मन में भी आते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है और बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र है उनकी स्वादेंद्रिय। उनके हाथ पैर भी जवाब दे चुके हैं। उनका मतलब है कि अब उनका शरीर है वो अशक्त हो गया है, उनके हाथ पैर अच्छी तरह से काम नहीं करते और उनकी समस्त इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय यानी कि सबसे सतेज इंद्रिय है तो वह उनकी स्वाद इंद्रिय। उनके स्वाद इंद्रिय यानी कि उनके भूख के की चेष्टा के सिवा और कुछ नहीं है। तो बूढ़ी काकी जो क्या है कि उनके घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य करते, याद रखिए कि बूढ़ी काकी कब रोने लगती है, तो उनके घर वाले बूढ़ी काकी के घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य करते या उनका भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती या बाजार से कुछ चीज़ें आए और उन्हें न मिले तो वह रोने लगती और उनका रोना सिसकना सामान्य नहीं था, लेकिन वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। तो बूढ़ी काकी इस तरह रोती थी जब उन्हें उनके घर वाले उनकी इच्छा के प्रतिकूल कोई कार्य करे या उनके भोजन का समय टल जाता या भोजन की मात्रा कम होती या भोजन की मात्रा कम होती या बाजार से कोई चीज़ आए और उन्हें न मिले तब वे गला फाड़ फाड़ के रोती थी। अब बुद्धिराम का इस कहानी में भी उल्लेख है। तो बूढ़ी काकी के पति के स्वर्ग सिधारे हुए कई साल बीत गए। बूढ़ी काकी के पति के स्वर्ग सिधारे हुए कई साल बीत गए, यानी कि बूढ़ी काकी के जो पति थे वह कई सालों पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। बूढ़ी काकी के बेटे भी तरुण होकर चल बसे। बूढ़ी काकी के बेटे भी तरुण होकर चल बसे, यानी कि उनके बेटे भी अंदाजित 15-16 साल के हुए थे और मर गए थे। तो बूढ़ी काकी अब लाचार बन गई क्योंकि उनके पति की भी मृत्यु हुई और उनके बेटे भी तरुण होकर चल बसे, यानी कि उनके भी मृत्यु हुई। अब उनके भतीजे के सिवा उनका कोई नहीं था और उनके भतीजे का नाम बुद्धिराम है। तो बूढ़ी काकी ने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी जायदाद अपने उन भतीजे यानी कि बुद्धिराम के नाम कर दी और बुद्धिराम ने भी क्या किया, तो इस सारी संपत्ति अपने हाथ करते वक्त, अपने नाम लिखते वक्त उन्होंने भी बूढ़ी काकी को बड़े बड़े वादे दिखाए, बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे दिखाए। वह कैसे, तो वह कुली डेपो के दलाल के दिखाए हुए सब्ज बाग जैसे थे। तो सब्ज बाग दिखाना यह मुहावरे का अर्थ है, यह मुहावरा है। तो उनका अर्थ है अपना कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिखाना, उसे कहते हैं सब्ज बाग दिखाना। तो जो रेलवे स्टेशन पे जो कुली है वह कुली दलाल है, वह अपना कार्य सिद्ध कराने के लिए कुलियों को बड़े बड़े आशाएं दिखाता है कि मैं आपको यह कार्य कर दूंगा, मैं यह कर दूंगा। वैसे ही यहाँ पे भी बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को ऐसे लंबे चौड़े वादे किए कि काकी आपने जो आपकी संपत्ति जायदाद है वो हमारे नाम कर दी है, तो हम आपका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे, आपको कभी अपने बेटों की कमी महसूस नहीं होने देंगे और आपको अच्छी तरह से खाना पीने देंगे, आपकी अच्छी तरह से सेवाएं करेंगे। इसी तरह के बड़े बड़े वादे किए थे, परंतु वह वादे सिर्फ वादे ही थे, लेकिन वह उनका पालन उन्होंने नहीं किया। अब जब बूढ़ी काकी का कोई ख्याल रखता नहीं थे और माता पिता के ऐसे व्यवहार देखकर लड़कों का तो बच्चों का तो पहले से ही वृद्धों के साथ विद्वेष था, यानी कि बैर होता है। तो यहाँ पर तो माता पिता का भी ऐसा भाव देखकर लड़के उनको चुटकी काट कर भागते थे, पानी की कुली करते थे
इस तरह बूढ़ी काकी को सताया करते थे, तो बूढ़ी काकी रोने लगती थी। पर यह बात तो सबको पता ही था कि बूढ़ी काकी रोती है तो वह खाने के लिए ही रोती है। इसी तरह बूढ़ी काकी की इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता। तो जो बुद्धिराम है उनके लड़के भी बूढ़ी काकी को बहुत ही सताया करते थे। कभी पानी की कुल्ली करते थे, कभी उसको चुटकी काट कर भाग जाते थे। इस तरह 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 के बूढ़ी काकी को तरह तरह से हैरान परेशान करते थे। परंतु तब बूढ़ी काकी रोती थी तो सब ऐसे ही समझते थे कि बूढ़ी काकी सिर्फ खाने के लिए ही रोती है, और उनके यह आर्तनाद संताप की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। यानी कि संताप यानी कि दुख, करुणता, और आर्तनाद, तो आर्तनाद का भी मतलब होता है दुख। तो ऐसे ही दुख की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अब घर में किसी को भी बूढ़ी काकी से अनुराग होता है, यानी कि उनसे प्रेम भावना होती है, वह है बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। किसके साथ अनुराग है बूढ़ी काकी को? तो लाडली के साथ। लाडली कौन है? तो बुद्धिराम की छोटी लड़की। तो लाडली के साथ ही उनका अनुराग है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसकी वजह यह है कि अपने हिस्से की मिठाई या चबेना लाडली बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर ही खाती थी। क्यों? क्योंकि उनके भाइयों उनके हिस्से की मिठाई भी उनसे लाडली से छीन न ले, इसलिए वह बूढ़ी काकी के पास आकर बैठकर खाते थे। यह बूढ़ी काकी ही उनकी रक्षागार थी, उनकी रक्षक थी, क्योंकि बूढ़ी काकी के पास वह लड़के नहीं आया करते थे। इसलिए लाडली बूढ़ी काकी के पास आकर ही अपनी मिठाई या चबेना खाया करती थी। तो बूढ़ी काकी की लोलुपता भी उन्हें महंगी पड़ती थी, क्योंकि बूढ़ी काकी के साथ वो लाडली अपनी मिठाई खाए तो बूढ़ी काकी को भी थोड़ी कुछ देना पड़े। लेकिन वह भाइयों की तुलना में वह सुलभ थी। लाडली के जो भाई है वह उनसे ज़्यादा तक छीन लेते थे, लेकिन यहाँ तो लाडली अपनी मर्जी से अपनी हिस्से की मिठाई के कुछ हिस्से वह बूढ़ी काकी को भी देती थी। इस तरह उन दोनों के बीच सहानुभूति का प्रत्यापन हुआ। इसी वजह कि लाडली अपने भाइयों से बचने के लिए, अपने भाई उनकी मिठाई छीन ले, इससे बचने के लिए वो बूढ़ी काकी के पास आकर अपने हिस्से की मिठाई खाती थी, बूढ़ी काकी को भी थोड़ा कुछ देती थी, और यही उनकी रक्षागार थी। इसलिए उन दोनों के बीच सहानुभूति का प्रत्यारोपण हुआ। और अब घर में एक दिन रात में शहनाई के सुर बज रहे थे, और गांव का बच्चों का जो झुंड है वह विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहे थे। तो यह क्या होता है? तो रात के समय शहनाई के सुर बज रहे, शहनाई बज रही थी, और गांव के जो बच्चों का झुंड है, आपने देखे होंगे कि कहीं जो शादी या विवाह होते हैं उसमें जो संगीत का साधन है, जैसे कि ढोल, शहनाई, डीजे, उस बैंड पार्टी, इसी जो संगीत के साधन है उसी पर ही, उसके साथ ही, उसके निकट ही बच्चों इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पर भी शहनाई बज रही है, वहाँ पे बच्चों का झुंड है वह इकट्ठा हुआ है, और विस्मयपूर्ण नेत्रों से बहुत आश्चर्यचकित होते हुए इस गाने का रसास्वाद कर रहे हैं। तो आज क्या है? तो आज घर में उत्सव है। कैसा उत्सव? तो आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक थे। तो उनकी जो ज्ञाति है उनमें यह भी एक उत्सव कहा जाता है, जिसमें बेटे का तिलक होता है। तो घर में बहुत मेहमान आए हुए हैं, स्त्रियां गाने गा रही है, और रूपा कौन है? तो रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। तो रूपा मेहमानों के भोजन के प्रबंध में व्यस्त है। क्या है?
कि मेहमानों के जो मेहमान आए उनके भोजन की व्यवस्था में, उनके प्रबंध में, भोजन के प्रबंध में व्यस्त है। स्त्रियां गाना गा रही है और क्या हो रहा है, तो एक कड़ह, भट्टी पर कड़ह पर कड़ह है, उसमें पूरियाँ कचौड़ियाँ निकल रही है और दूसरी बड़ी तपेली में सब्जियां पक रही है और घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। क्या हो रहा है कि एक कड़ाह में पूरियां और कचौड़ियाँ निकल रही है और दूसरी बड़ी पतीली में सब्जियां पक रही है और इनमें घी और मसाले की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। तो अब बूढ़ी काकी को यह खुशबू से वह बेचैन हो रही है कि किस प्रकार की बेचैनी है कि अब तो मेहमान मंडली भी आई होगी, मेहमानों ने भी खाना खाया होगा और सब लोग खा भी कर चले गए होते, क्या होगा, ऐसे सोचने लगती है। और बूढ़ी काकी कल्पना करती है कि क्या होता है कि कैसे वह देखती है कि लाल लाल, उनकी कल्पना में ऐसी पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगती है कि लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ, उनकी कल्पना में उसकी तस्वीर नाचने लगती है। आगे कि यह कल्पना करती है कि वह मेहमानों ने भी खाया होगा और मैं ज़रा हाथ लगे तो मैं देख लूँ कि कैसी पूरी है और कोई क्यों उसे बुलाने नहीं आए होंगे। यह सब सोचकर वैसी सब कल्पना करती है। यह सोचकर वह बड़ी कठिनाइयों से अपनी कोठरी से उठू बैठकर रेंगती रेंगती चौखट में आई। चौखट में आकर उसने सोचा कि मैं क्यों कड़ाह के पास न बैठ जाऊं। यह सोचकर अपनी कोठरी से वह उठू बैठकर और रेंगती रेंगती कड़ाह के बड़ी कठिनाइयों से, वह उस आगे कहा था ना कि उनके हाथ पैर भी जवाब दे चुके थे, तो बड़ी कठिनाइयों से वह रेंगती रेंगती चौखट में आती है और चौखट में आकर कड़ाह के पास, कड़ाह के सामने बैठ जाती है। यहाँ आने पर उन्हें इतना संतोष हुआ कि जैसे कोई भूखे कुत्ते को खाने वाले के सन्मुख जो संतोष मिलता है, उसी तरह के संतोष यहाँ पे बूढ़ी काकी को भी मिला कि कोई कुत्ते भूखे होते तो उनके सामने जो अन्न रख दिया जाए, खाना रख दिया जाए तो भी कुत्ते को उस संतोष मिलता है। उसी तरह का संतोष यहाँ पे बूढ़ी काकी को भी मिलता है, क्योंकि उसने देखा कि एक कड़ाह में क्या हो रहा है, तो सब्जियाँ पक रही है, दूसरी कड़ाह में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही है। तो रूपा क्या है, तो रूपा बुद्धिराम की पत्नी है। तो रूपा मेहमानों के खाने के प्रबंध में बहुत ही परेशान थी, अकेली सब घर के सभी काम कर रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में जाती, इस तरह के कार्य से बहुत ही परेशान थी। उन्हें बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन क्रोध प्रकट करने का अवसर ही नहीं मिला। तो उन्हें इसी अवस्था में रूपा ने देखा कि बूढ़ी काकी कड़ाह के सामने बैठी हुई थी, तो वह तो जल ही गई। उन्हें बहुत ही क्रोध आया और जाकर बूढ़ी काकी को झपकाती है और कहती है कि अभी तो मेहमानों ने भी नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगाया, तब तक भी धैर्य न रह सके, ऐसे पेट में आग लगे, ऐसे कहकर वह बूढ़ी काकी को बहुत ही चिढ़ाती है। और बूढ़ी काकी ने अपनी नज़र उठाई और वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप रेंगती रेंगती फिर से अपनी कोठरी में चल बसी। तो आज के लिए हमारा जो अध्ययन है वह इतना ही। अब आगे कहानी के साथ हमारे साथ ही जुड़े रहे, तो आगे की कहानी हम अगले तास में पढ़ेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।